औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत जो औरंगजेब के समय लगभग 21-22 सूबों में विभाजित था, अलग अलग राज्यों में विभाजित था, पूरा मुगल परचम हिंदुस्तान की सरजमी पर फैला था। उनकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उस भारत की राजनीतिक स्थिति में एक बहुत बड़ा बिखराव प्रारंभ हुआ। शिवाजी महाराज का प्रारंभ किया गया स्वराज का सपना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय और ख़ास तौर पे नाना साहब के समय। औरंगजेब ने जितनी कठोर नीतियों से मुगल साम्राज्य का संचालन किया, मुगल सूबों को अपने अधीन किया, वो सभी राज्य, वो सभी सूबे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यूरोपियन कंपनियों की रही, जिसमें अंग्रेज़ों ने औरंगजेब की मृत्यु के 100 साल के भीतर पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण था, वो था औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का अनकैपेबल होना, अयोग्य होना। नमस्कार, मैं संजय सर आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की सीरीज में हम आज डिस्कस कर रहे हैं मुगल साम्राज्य, खासतौर पर लेटर मुगल्स रूलर्स, उत्तरवर्ती मुगल शासक, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले मुगल बादशाह और उन बादशाहों की कहानी, और यूँ कहें तो भारत के पतन की कहानी, भारत के गुलाम बनने की कहानी, भारत के टूटने की कहानी, भारत के आर्थिक शोषण की शुरुआत की कहानी, भारत पर यूरोपियन सत्ता के अधिकार की कहानी, और साथ ही साथ में स्वराज के कई छोटे मोटे ऐसे दिए जो जगमगा रहे थे, उन दियों की कहानी, जिसमें हमारे बाजीराव पेशवा हो, चाहे नाना साहब हो, चाहे बंदा बहादुर हो, चाहे नए अखंड पंजाब के संस्थापक राजा रणजीत सिंह हो। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत के ऊपर होने वाले अब्दाली आक्रमण की, कैसे नादिर शाह अब्दाली भारत से कोहिनूर लेकर गया, कैसे अहमद शाह अब्दाली भारत के पंजाब प्रांत से होता हुआ हमारे कई सारे राज्यों को जीतता हुआ मराठों के खिलाफ 1761 में पानीपत की सीसी लड़ाई भी लड़ता है। बहरहाल इन सारे टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मेरा आज का, वो है उत्तरकालीन मुगल शासक। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सब को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एक जंग छिड़ी और उस जंग में किस प्रकार से एक नए बादशाह ने भारत का तख्त संभाला, जो कि सबसे बूढ़ा मुगल शासक था। मगर उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों की कहानी, उत्तरकालीन जो शासक हैं, वो एक चार्ट के माध्यम से मैं थोड़ा समझाऊं आपको कि कौन कौन से शासक बने हैं। इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये शाहजहां खुर्रम और उनकी पत्नी मुमताज़ महल बेगम, इनके कितने बच्चे थे, उनकी स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उनके बच्चों के बाद में, क्योंकि औरंगजेब शासक बना और औरंगजेब के बाद पूरे उत्तरकालीन मुगल शासक, तो शाहजहां यानी खुर्रम और मुमताज़ महल के जो बच्चे हैं, जहां आरा जो कि इसकी सबसे बड़ी बेटी थी, दारा शिको, रोशन आरा, शाह सुजा, औरंगजेब जिसे हम आलमगीर कहते हैं, मुराद बख्श और गौहर आरा। यानी कि वैसे मुमताज़ महल की 14 बच्चे थे, उनमें से 7 जिंदा रहे, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। जहां आरा सबसे बड़ी बेटी, जो शाहजहां के साथ जेल में भी बंद रही, और शाहजहां की मृत्यु के बाद, या हम कहें कि शाहजहां जिंदा था तभी जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, उसके 4 बेटों के बीच में, शाह सुजा, औरंगजेब, मुराद और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें आलमगीर यानी कि औरंगजेब जो है वो विजय हुआ था।
औरंगजेब ने पराजित किया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह जिसे हम लघु अकबर कहते हैं, दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था, दारा शिकोह जिसकी कब्र खोजने के लिए केंद्र सरकार ने अभी एक कमेटी गठित की है। दारा शिकोह वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि वो हिंदुस्तान का शासक होता तो शायद हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं बनता, पर वो इतिहास के किताबों में दफन हो चुका है। क्या हुआ था? वर्तमान में औरंगजेब इस वॉर ऑफ सक्सेशन को जीतता है। औरंगजेब ने लगभग भारत में हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की। उसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, जिसकी कब्र औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है, जिसे हम बीबी का मकबरा कहते हैं। अब इसके बाद में आलमगीर यानी औरंगजेब के 4 पुत्र, ठीक है, औरंगजेब के जो बच्चे रहे उनकी स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं। औरंगजेब के 4 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, उसे साहिब खबर कहा जाता है। ये पहला प्रमुख शासक बना। मोहम्मद आजम दूसरा, अकबर द्वितीय और अकबर द्वितीय का पुत्र रहा नेकुशर, मोहम्मद कामबख्श जिसका पुत्र रहा मुही उल मिल्लर जो कि 8वें नंबर का शासक था। तो ये औरंगजेब के पुत्रों की कहानी, ठीक। अब औरंगजेब के इन 4 पुत्रों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसमें जीत हासिल की मोहम्मद मुअज्जम आजम ने। इसके बाद में मुअज्जम आजम जो बहादुर शाह प्रथम थे, उनके जो बाद जो शासक बने जहांदार शाह, ये पहले नंबर का शासक था। जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर के बाद में हमारे जो ख़ासतौर पे जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल सल्तनत में रफ़ी-उद-दरजात शासक बना। रफ़ी-उद-दरजात के बाद में ख़ासतौर पे जब हम हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों की बात करें तो रफ़ी-उद-दौला शासक बना। रफ़ी-उद-दौला के बाद में हमारे यहाँ मोहम्मद शाह शासक बना, ठीक है। मोहम्मद शाह 5वें नंबर का रहा, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं। मोहम्मद शाह के बाद में हिंदुस्तान में शासन करने वाला अहमद शाह के बाद में आलमगीर सेकंड, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ शाह आलम, फिर अकबर, फिर बहादुर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय कुल मिलाकर मुग़ल बादशाहों का जो है अंतिम शासक था। यहाँ 2-3 बातें। रोशन अख्तर के समय पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण इसी के समय पर हुआ था। अब एक चीज़ यहाँ, जो मुग़ल बादशाह रहे हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले औरंगजेब के 4 बेटे मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम जो कि काबुल का गवर्नर था, मोहम्मद आजम जो कि गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श जो कि बीजापुर का गवर्नर था। ये औरंगजेब के पुत्र थे। इनमें आपसी मनमुटाव बहुत हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इनमें इस बात को लेकर संघर्ष होने लगा कि भाई कौन शासक बनेगा, है ना। अब क्या हुआ कि औरंगजेब के इन बेटों में आपसी संघर्ष बढ़ा। इनके संघर्ष को बढ़ावा दिया था औरंगजेब की नीतियों ने भी और इनकी महत्वाकांक्षाओं ने भी। अब इन बेटों में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। उस वॉर ऑफ सक्सेशन में 2-3 युद्ध आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। एक जजाओ का युद्ध हुआ था 18 जून 1707 को। कब हुआ बच्चा? 18 जून 1707। और हुआ क्या, बहादुर शाह और आजम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें आजम हार गया और मारा गया। आजम मारा गया, एक बेटा खत्म हुआ। उसके बाद में आता है बीजापुर का युद्ध जो हुआ 13 जनवरी 1709 को। इसमें बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में हुआ और इसमें कामबख्श जो है वो मारा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहादुर शाह जो है वो दोनों युद्धों को जीत लेता है और उसके जीतने के बाद में वही मुग़ल सल्तनत का शासक बनता है। तो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पहला शासक बना वो बना बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। 1707 से 1712 के बीच में इसने अपना सत्ता संचालन किया। बहादुर शाह प्रथम के बारे में 2-3 पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है
जो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, जब शासक बना ना तो बहुत उम्र में, यानी सीनियर सिटीजन था जब ये शासक बना। अब सीनियर सिटीजन होने के कारण मतलब 63 ईयर की एज में, 63 साल की उम्र में ये व्यक्ति शासक बना था। अब इस उम्र में आकर के ना राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दफन होने लगती हैं, प्रशासन सरकार पर कंट्रोल थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। यानी ये उसकी हालत वैसी ही थी जैसी हाल ही में इंग्लैंड के एक राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स, है ना, वो अभी शासक बने हैं उनकी मदर एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात। मगर आप देखिए कि बहुत उम्र में जाकर के, बूढ़े होकर के वो शासक बने हैं, राजा बने हैं। तो व्यक्ति जो है ना वो परंपरागत तरीकों से काम करने की सोचता है उस समय पर। जबकि औरंगजेब जब शासक बना था तो वो एक यंग एज में था, एक जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्ति था औरंगजेब। मगर इसका बेटा जो है ना वो बूढ़ा व्यक्ति थे, तो कुछ खास ज़्यादा महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं थी, मगर बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भाई जीतने के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं था, पूरा हिंदुस्तान तो औरंगजेब के कंट्रोल में था। तो कोई ज़्यादा अच्छा, इनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, इनके भाइयों का विद्रोह, फिर कई सारे ऐसे इनके जो वजीर, इनके कई सारे ऐसे वो भी थे, इनके सामंत, इनके अधीन, जो इनके खिलाफ थे। मगर इन्होंने कैसे तैसे अपनी स्थिति को संभाला। और इनके समय सबसे बड़ा चैलेंज था वो था मराठाओं का उदय। वीर शिवाजी महाराज के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद ताराबाई। ताराबाई जो है वो एक बड़ा चैलेंज इनके सामने लेकर आई थी, और उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपनी कैद से संभाजी के पुत्र साहूजी को रिलीज़ किया। कहानी दिलचस्प है, मराठा साम्राज्य में भी पढ़ेंगे। तो पहले इनके बारे में कुछ 2-3 बातें समझ लो। इनको शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, इनको शाह ए बेखबर भी कहा है, पर याद रखना किसने कहा है, कफ़ी खां ने। किसने कहा है, कफ़ी खां ने इनको शाह ए बेखबर, यानी ये बेखबर रहते हैं दुनिया के ज़माने की चीज़ों से, शाह ए बेखबर। ठीक, स्वयं को सम्राट इन्होंने घोषित किया था। इन्होंने अपना वजीर बनाया था मुनीम खां को। किसको बनाया बच्चा, मुनीम खां। मुनीम खां इनका बड़ा अच्छा दोस्त भी था, सहायक भी था, वॉर ऑफ सक्सेशन में उसने मदद भी किया था, तो उसको वजीर बने सम्राट के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी, वजीर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और उसको एक टाइटल दिया मुनीम खां को, खान ए खाना। दोस्तों, खान ए खाना का उपाधि ना अकबर ने भी दिया था। अब बताना बच्चा किसको दिया था, सोचो, पढ़ो, और फिर ये भी सोच लेना, ये भी फाइंड आउट कर लेना कि खान ए खाना होता क्या है, क्यों दिया जाता है खान ए खाना की उपाधि। क्या कोई बड़ा प्रेस्टिजेबल टाइटल है, क्या बहुत महत्वपूर्ण पद है, या फिर ऐसे ही काम चलाओ, सोचिएगा, समझिएगा। तो खान ए खाना का टाइटल दिया मुनीम खां को। तो क्वेश्चन बनेगा, बहादुर शाह प्रथम ने अपना वजीर किसको बनाया था, इंपॉर्टेंट है। जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बना दिया। जुल्फिकार खां जो कि बाद में मुग़ल सल्तनत में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये मीर बख्शी बने बच्चा। मुग़ल सल्तनत में मीर बख्शी सेनापति को कहा जाता था, यानी जो सेना का मुखिया, वो मीर बख्शी बनाया, जुल्फिकार खां को बनाया। इसके दरबार में एक व्यक्ति जिसका नाम था जोशुआ कैटेलार, उनकी लीडरशिप में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ठीक है, और वो प्रतिनिधिमंडल जो था खास तौर पे उसमें एक महिला थी जिसका नाम था उनका नाम था जूलियाना। कौन थी, ये यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल था, यूरोप से आया था, तो इसमें एक महिला शामिल थी, जूलियाना। अब जूलियाना को इसने एक टाइटल दे दिया, बीबी फिदवा का टाइटल। कौन सा टाइटल, बीबी फिदवा। बड़ी मतलब ये फिदा हो गए थे उन पर, कुल मिलाकर बात कहें तो। अब यूरोपियन महिला थी और काफ़ी सुंदर भी थी, तो इन्हें थोड़ा सा उनको सम्मान प्रदर्शित करने का मन किया, तो सम्मान दे दिया उन्होंने, बीबी फिदवा की उपाधि दे दी इनके टाइम पर। अच्छा, जो एक चीज़ और यहाँ समझने की है कि जब हमारे
बहादुर शाह प्रथम जब शासक बने तो उनके समय पर ना एक व्यक्ति साहू जी, ठीक है, साहू जी क्या है, मैंने बताया कि मराठाओं के नेतृत्व में, ताराबाई के नेतृत्व में मराठे एक चुनौती बन रहे थे मुगलों के लिए। तो इन्हें समझ नहीं आया कि इन मुगलों से कैसे निपटा जाए, माफ कीजिएगा मराठों से कैसे निपटा जाए। तो ताराबाई को कंट्रोल करने के लिए या मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए इन्होंने 1689 में मुगलों के कैदी रहे, 1689 से मुगलों के कैदी रहे साहू जी को इन्होंने रिलीज कर दिया। साहू जी की कहानी हम मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो सब साहू जी को इन्होंने रिलीज कर दिया। साहू जी चले गए अपनी चाची के पास, ताराबाई के पास, और उन दोनों में संघर्ष हुआ। तो ये मराठा ताकत को दो हिस्सों में बांटने में कुछ हद तक कामयाब रहा। ठीक, अब इसने, ये मुगल अंतिम शासक था जो राजा होने के अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से एंजॉय कर रहा था। यानी कि एक पॉइंट है कि इनके बारे में कहा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता और कुछ अच्छा इसने एज अ रूलर वर्क किया, क्योंकि इसके बाद तो सब राजा जो है अपने अपने गुटबाजी के चंगुल में फंस गए थे। जो उनको राजा बनाता था वो उनसे अपनी मनमर्जी का काम कराता था। तो ये ऐसे राजा थे जो स्वतंत्र तौर पे इंडिपेंडेंट तरीके से इन्होंने डिसीजंस लिए। ठीक, सिखों के साथ में उनके संबंध अच्छे स्थापित करने का प्रयास किया, मगर सिखों के एक व्यक्ति बंदा बहादुर, उन्होंने 1710 में सरहिंद को जीता और सरहिंद को वापस जीतने के लिए इसने एक बड़ी सेना भेजी और 1711 में जो है इन्होंने सरहिंद को फिर से जीत लिया। ठीक है, अच्छा, इसकी जानकारी डच शिष्टमंडल जो मैंने बताया, यूरोपियन शिष्टमंडल आया था, उससे भी, उनके भी डेटा से हमको मिलती है। मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार इन्होंने दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। चौथ और सरदेशमुख क्या होता है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ थोड़ा वेट करें, मराठा साम्राज्य में मैं इसको बताऊंगा आपको। तो सरदेशमुखी वसूलने का इन्होंने राइट दे दिया कि चलिए आप अपने क्षेत्र से सरदेशमुख वसूल लीजिए, पर चौथ क्योंकि प्रोटेक्शन मनी होता था, और जिस एरिया से मराठे अगर चौथ वसूल लेते हैं मतलब वो पूरा क्षेत्र मराठों का हो जाता है, या हम कहें तो इसका ये मतलब भी होता है कि बाकी राज्य जो चौथ दे रहा है वो कहीं ना कहीं मराठों से डरा हुआ है। तो इन्होंने दक्कन से मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। अब जब इनकी मृत्यु हुई, अच्छा एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, बहादुर शाह प्रथम के लिए मैंने कहा कि एक इतिहासकार है सर सिडनी ओवल, उन्होंने कहा था कि अंतिम मुगल सम्राट है जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। 27 फरवरी 1712 को इनकी मृत्यु हुई, और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई इनके बेटों के बीच में एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया, और इनके पुत्र जहांदार शाह, अजीमुस शाह, रफ़ीउस शाह और जहां शाह, ना, ये 4 पुत्रों के नाम मैंने पहले भी बताए आपको। इनका युद्ध क्या हो गया, उत्तराधिकार का शुरू हो गया। और जुल्फिकार खान, आ रहा है नाम याद, कौन है, मीर बख्शी। अब ये चारों बेटे तभी बादशाह बन सकते थे जब दरबार के प्रमुख मंत्री का सपोर्ट मिले। जुल्फिकार खान जो कि ईरानी दल का नेता था, उसने जहांदार शाह का समर्थन कर दिया, और जब उसने जहांदार शाह का समर्थन किया तो उसके समर्थन करने के कारण अगले बादशाह बन गए हमारे कौन, जहांदार शाह। अच्छा, मुगल साम्राज्य में ना गुटबाजी एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आया। गुटबाजी क्या होता है कि हिंदुस्तान के मुगल सल्तनत में मुसलमानों के कई सारे गुट थे। ईरानी मुसलमानों का गुट था अधिकारियों का, तुरानी तुर्की लोगों का, अफगानी, भारतीय, ठीक है। तो ये अलग अलग गुट थे, और ये गुट क्या करते थे कि जब तक राजा मजबूत रहा, औरंगजेब जैसा शासक, तो क्या हुआ कि गुटबाजी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाई, वो एक सीमा तक ही उछल पाई। मगर जब बादशाह कमज़ोर हुआ
तो अब इन्होंने क्या किया कि वही गुट ताकतवर हो सकता है जिसके साथ में बादशाह हो। तो जैसे जुल्फिकार खान ने गेम खेला, जहांदार शाह का समर्थन कर दिया, उसको बादशाह बना दिया, यानी बादशाह किसके कंट्रोल में आ गया, उसके कंट्रोल में आ गया। तो वो गुट क्या सोचने लगे कि हम अपने अपने बादशाह बना दें ताकि सत्ता हमारे पास रहे। सत्ता हमारे पास रहे मतलब बड़े बड़े पद हमारे पास रहे। कुल मिलाकर बात यह है। तो बच्चा क्या हुआ कि इसके बाद में 1712 से 1713 के बीच में एक नए मुगल बादशाह आते हैं जिनका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह की कहानी किसके सपोर्ट से बना? जुल्फिकार खान के सहयोग से, जो कि ईरानी दल का, ईरानी गुट का नेता था। जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली मात्र था और वो अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के प्रभाव में था। जहांदार शाह ने जब शासक बन गया तो जुल्फिकार खान को बना दिया वजीर। ठीक है, इसने जो महिला मैंने नाम बताया आपको, लाल कुंवर दरअसल हम कह सकते हैं कि इनकी प्रेमिका थी और उसका एक प्रभाव था इनके ऊपर, यानी राजनीतिक निर्णयों में भी उसका प्रभाव था। अब जब ये बादशाह बने, जुल्फिकार जब बादशाह बने, तो उस समय पर मराठे बड़ी चुनौती दे रहे थे दक्कन में और मालवा में। तो इन्होंने अपने समर्थक राजा जय सिंह, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दे दी। याद रखना, जय सिंह जो थे बेसिकली एक आमेर के राजा थे। तो आमेर के राजा जो जय सिंह हैं उनको मिर्जा राजा की उपाधि दे दी। मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दे दी। काय की उपाधि दे दी? महाराजा की उपाधि इन्होंने दे दी। और जय सिंह को इन्होंने बना दिया मालवा का सूबेदार। मालवा यानी हमारा मध्य प्रदेश, और एक बड़ा टेरिटरी था भैया मध्य प्रदेश, और बहुत उपजाऊ भूमि है मध्य प्रदेश की। तो जब जहांदार शासक बने तो उन्होंने कुछ ये दो चीज़ें की। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने सभी वर्गों के साथ में ना मेल मिलाप की नीति अपनाई, मतलब किसी को असंतुष्ट नहीं रखा। हाँ, केवल एक सिख लोग थे जो इनसे असंतुष्ट थे, बाकी लगभग सभी वर्ग जो है इनके साथ में संतुष्ट थे। खास तौर पे इन्होंने मराठों के साथ भी अच्छे संबंध रखे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, मराठों को उन्होंने चौथ और सरदेश मुख वसूलने का अधिकार प्रदान करने से कर दिया, और यहाँ से मराठे जो है वो और पावरफुल बन करके उभरे। इजारा पद्धति यानी राजस्व कृषि, खासतौर पे अनुबंध कृषि को बढ़ावा दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया। और जजिया को मैंने कहा कि जजिया को बंद करने वाला मुगल बादशाह था अपने टाइम पीरियड में, तो वो यही थे। ठीक है, जहांदार शाह ये पहला मुगल शासक था जिसकी हत्या सैयद बंधुओं के द्वारा कैद खाने में कर दी गई थी। सैयद बंधु। ठीक है, अब जब ये दरअसल क्या कहानी है कि जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने इसके खिलाफ अपना दावा ठोका कि मैं मुगल बादशाह बनूंगा, और इसका समर्थन किया सैयद बंधुओं ने। तो सैयद बंधुओं ने की सहायता से जहांदार शाह को पराजित किया गया, मुगल तख्त से उठाया गया, कैद खाने में डाल दिया गया और वहां उसकी मृत्यु कर दी गई। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? किंग मेकर कहा जाता है। और सैयद बंधुओं मतलब अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये दो भाई थे। इन्होंने मुगल सल्तनत में कई बादशाहों को मारा, हटाया और कई को बनाया। तो सैयद बंधुओं की सहायता से अगला शासक बनता है फर्रुखसियार। कौन बनता है? फर्रुखसियार। याद रहेगा, कहानी याद रहेगी। चलिए, तो तीसरा बादशाह आया फर्रुखसियार। 1713 से 1719 तक ये बादशाह रहे फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार के बारे में जो बात है कि जब इनको भाई सैयद बंधुओं ने बनाया था, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, तो सीधी सी बात है उनको पद तो देना ही था। तो इन्होंने क्या किया कि अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और हुसैन को मीर बख्शी बना दिया। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन को मीर बख्शी, दोनों बड़े पद इन दोनों भाइयों के हाथ में चले गए। इसे साहिद ए मजलूम के नाम से भी जाना जाता है और इसे अजीमुशान भी कहा जाता है। सैयद बंधुओं के सहयोग से अब्दुल्ला खां वजीर, हुसैन अली को मीर बख्शी, निज़ामुल मुल्क के नाम से मशहूर एक व्यक्ति था जिसका है नाम चिनकिलिच खां।
चिनकलिज खां वो व्यक्ति जो बाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। तो निज़ामुल मुल्क के नाम से मशहूर व्यक्ति को इसने दक्कन का गवर्नर बनाया और आज वो पछताता होगा कि मैंने किसको बना दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने दक्कन का गवर्नर रहते हुए एक नई सल्तनत की ही स्थापना कर दी, जिसे हम कहते हैं हैदराबाद स्टेट। और यही हैदराबाद बाद में बड़ी मुश्किलों से भारत का अंग बन पाया और वहाँ पर आज भी भारत की अभी हाल ही में हमने जब उसको अपना अंग बनाया था तो उस तारीख को हमने एक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ामुल मुल्क चिनकुलिज खां ने की। ये वही निज़ामुल मुल्क है जो बाद में बाजीराव से कई दफ़ा युद्ध भी करेगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो कि मराठा क्षेत्र के पेशवा थे, साहू जी के पेशवा थे, और उन पर उनके क्षेत्र पर सरदेश मुख और चौथ वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में गए। ठीक है, अब समझना कहानी क्या है। साहू जी जब जेल से रिहा हो गए थे ना, तो उनके परिवार, उनकी मदर या कुछ और लोग थे जो मुगल जेल में ही थे, और साथ ही साथ में वो दिल्ली की यात्रा पर गए थे कि हम मराठों के लिए कुछ ज़्यादा चौथ और सरदेश मुख का अधिकार लेकर आएंगे। तो वो दिल्ली गए, वहाँ उनकी मुलाकात हुई सैयद बंधुओं से। ठीक है, और सैयद बंधुओं ने कहा कि यार फर्रुखसियर इनके सहयोग से बन तो गया था शासक, मगर फर्रुखसियर धीरे धीरे इनके कंट्रोल को हटाना चाहता था, और हटाने के लिए उसने क्या किया कि इनको रास्ते से हटाओ। तो जब फर्रुखसियर को उनको मालूम चली हुसैन बंधुओं को, सैयद बंधुओं को कि यार ये हमको हटाना चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक एग्रीमेंट किया कि फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में आप हमारी मदद करिए, इसके बदले में हम आपको चौथ और सरदेश मुख का अधिकार दे देंगे। अब यही कारण बना इसके हटने का। ठीक है, अच्छा, इसने ना 1717 का फरमान आपको याद होगा जो अंग्रेजों को दिया। इसके समय पर बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर की स्टोरी में आपको सिख एम्पायर में पढ़ाऊंगा। बहुत ही बड़े योद्धा की कहानी है बंदा बहादुर की कहानी। तो बंदा बहादुर को फांसी किसके समय दी गई थी, याद रखिएगा, फर्रुखसियर के समय। ठीक है ना, दिल्ली में। और जहां उनको फांसी दी गई थी वहां आप जाइएगा तो एक गुरुद्वारा आज भी मौजूद है। इसने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, जिनके नाम पर सवाई जय सिंह स्टेडियम आपको याद होगा जयपुर में बना हुआ है। 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। 1717 में अंग्रेजों के लिए शाही फरमान जारी किया और 1719 को इसकी जो है हत्या कर दी गई थी, और हुमायूं के मकबरे में ही इसको बाद में दफन कर दिया गया था। यानी कि 1719 में इसकी हत्या की गई, और मुगल जो हुमायूं का मकबरा, वहाँ बहुत सारे मुगल बादशाहों की कब्रें गड़ी हैं, तो उसके में ही इसका दफन इसको कर दिया गया, वहाँ पर इसको दफना दिया गया। ठीक है, अब जब सैयद ब्रदर्स ने इसको हटाने के लिए प्लान किया तो उन्होंने, मैंने बताया कि बालाजी विश्वनाथ के साथ में एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट था, हम आपको चौथ और सरदेश मुख का अधिकार देंगे, हमें 15,000 घुड़सवारों की मदद चाहिए। तो 15,000 घुड़सवारों को लेकर के, मतलब हमारे बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए, फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई, और किसी मतलब अमीर द्वारा, या हम कहें कि किसी शासक की हत्या करने की ये पहली बड़ी उदाहरण है। इसके बाद में ना मुगल सल्तनत लगभग ख़त्म होने की कगार पर था। इसको घृणित कायर कहते हैं, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक बच्चा, अब क्या हुआ, इसके बाद में अगला शासक आता है रफ़ी उद दर्जात। ये 28 फरवरी से 4 जून तक है ना, 28 फरवरी मतलब लास्ट दिन, मार्च, अप्रैल, मई और जून भी नहीं रहा, 3 महीने, कुछ 90 दिन, 94 दिन, 95 दिन ये शासक रहा, 4 जून 1719 तक। और सबसे कम समय तक शासक रहने वाला मुगल बादशाह था रफ़ी उद दर्जात। सबसे कम समय तक, मैंने बताया मात्र 3 महीने के शासक रहा। और इसके समय पर जो है, मैंने बताया था अकबर द्वितीय जो कि बेटा था, तो निकुशियर, अकबर द्वितीय का बेटा था निकुशियर, उसने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह का दमन भी किया गया। इसकी डेथ हो गई थी टीबी रोग से, और थोड़े समय बाद जब मर गया तो फिर नया बादशाह आया। नए बादशाह आए हमारे रफ़ीउद्दौला। ये 6 जून 1719 से 17 सितंबर, ये सेकेंड नंबर के शासक थे जो सबसे कम समय तक रहे, सेकेंड नंबर के।
शाहजहां सेकंड की इनको उपाधि मिल गई। और सैयद बंधुओं ने इसके पहले रफ़ीउद दर्जात को भी शासक बनाया था, इसको भी शासक बनाया था। और ये अफ़ीम बहुत खाता था, अफ़ीम का मतलब एडिक्टेड था, ये अफ़ीम का आदी था। और बाद में इसके शासनकाल में जो है ख़ास तौर पे एक राजा आए दरबार में, इनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या आए थे, कहानी क्या थी आप याद करो। अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उनको जहांदार शाह ने उपाधि दी थी ना, और जहांदार शाह से उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। पर जब जहांदार शाह मर गया तो उनकी जो बेटी थी वो मुग़ल हरम में थी, और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी विधवा होकर के मुग़ल हरम में रहे, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी ये बात उनके दिल में रौंती थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसके समय पर अजीत सिंह आए दिल्ली में और मुग़ल हरम से अपनी विधवा बेटी को निकाल कर वापस ले गए। जो पहले मुसलमान धर्म अपना चुकी थी उसने वापस से शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म अपना लिया। तो याद रखिएगा, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक किसके समय पर दिल्ली में आए और मुग़ल हरम से अपनी बेटी को वापस ले गए, तो वो व्यक्ति थे कौन, रफ़ीउद दौला। याद रखिएगा, रफ़ीउद दौला, ठीक है, अजीत सिंह की कहानी, जिसका विवाह वहाँ से हुआ था। अब इसके बाद में अगले शासक आए। अच्छा, इसकी मृत्यु पेचिश से हो जाती है ना, रफ़ीउद दौला की मृत्यु पेचिश से हो जाती है। इसके बाद में बादशाह आए मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनका जो ओरिजिनल एक नाम होता है वो होता है रोशन अख्तर, और इनको टाइटल दिया जाता है रंगीला का, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह दरअसल बहादुर शाह का जो सबसे छोटा बेटा था जहान शाह, उसका बेटा था। इसके समय पर इम्पोर्टेंट घटनाएं बस यही हुई थी कि सैयद बंधुओं का पतन हो गया। इसने बड़ी समझदारी के साथ सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। इसके समय पर ना एक चीज़ और है कि कई सारे राज्यों का उदय हुआ, नए नए राज्यों का। तो रंगीला के नाम से फेमस है मोहम्मद शाह। हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब नए राज्यों का उदय इसके समय पर हो जाता है। इसके समय पर पेशवा बाजीराव अपने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर धावा बोल देते हैं, दिल्ली पर धावा, है ना। और फिर ये उनके सामने एक तरह से इसकी मजबूरी हो जाती है कि उनसे वो कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1737 में, इसी के समय पर। याद रहेगा बच्चा, याद रहेगा बच्चा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुगल बादशाह के समय दिल्ली पर आक्रमण करने वाला एकमात्र मुगल मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाड़, ठीक है। इसके समय पे सैयद बंधुओं की समापन हो गया, ख़त्म हो गया। सैयद बंधुओं को बारे में आप लोग याद रखिएगा, इनको 20 वर्ड में तैयार करिएगा, 50 वर्ड में तैयार करिएगा। सैयद बंधुओं के बारे में, 2 भाई कौन है सैयद ब्रदर्स, आप लोगों को इतना नहीं आता, अभी पढ़ाया, अभी भूल गए, फिर से जाओ, पीछे जाओ, वीडियो देखो, याद करो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि मोहम्मद शाह रंगीला ना मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि इसके समय पर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली पर आक्रमण करके उसने पीकॉक थ्रोन को, मयूर सिंहासन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो है उसके समय पर अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किया था, और इसने 1720 में जजिया को अंतिम रूप से फाइनली हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। जजिया कर भारत में लगाया था सबसे पहले, आपको याद करो 712 में आक्रमण हुआ था हमारे यहाँ, इस्लामिक आक्रमण हुआ था, पंजाब के क्षेत्र में लगा था, ठीक है। उसके बाद में जजिया कर की एक हिस्ट्री है पूरी, आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए जजिया कर के बारे में। तो ये जजिया कर दरअसल मुसलमान शासकों द्वारा गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है, प्रजा पर लगाया जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर को इम्पोज किया था, लगाया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान जजिया कर लगता रहा। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, औरंगजेब ने फिर से लगा दिया, जहांदार शाह ने भी हटाया, फर्रुखसियर ने भी हटाया था, और अंतिम तौर पर रंगीला ने इसको हिंदुस्तान से निकाला था, मतलब जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। अब
नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण। मोहम्मद शाह के समय पर नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दरअसल नादिर शाह ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, ईरान से आया था, फारस से आया था। और फारस में एक शासक थे तहमास्प शाह। कौन थे? तहमास्प शाह। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो 1736 में ये ईरान का राजा बन गया। नादिर शाह जब राजा बना तो वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक तो था ही था, मगर ना बहुत बड़ा विनर भी था वो। उसने भारत पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया। योजनाबद्ध तरीके से मतलब ये है कि दरअसल इसने क्या किया कि जब भारत पर इसका आक्रमण हुआ है ना, याद रखना, नादिर शाह का जब भारत पर आक्रमण होता है, ठीक, ये वो टाइम था 1739 का। तो भारत पर आक्रमण करने से पहले नादिर शाह कहाँ का शासक है? आप याद रखिए, कहाँ का रूलर है ये? ईरान का राजा, ठीक, ईरान का। अब कहानी क्या है, जब ये राजा बना ना तो इसने भारत के आर्थिक संसाधनों की तरफ आकर्षित होकर भारत पर आक्रमण किया। और सबसे पहले भारत को जीतने से पहले अफगानिस्तान को जीतना था। तो 11 जून 1738 को ये गजनी में पहुंचा। और जब गजनी में पहुंचा तो काबुल का उस समय का जो शासक था वो था नादिर खां। नादिर खां ने इसको बोला कि ठीक है साहब, हम आपके सामने सरेंडर कर देते हैं। और नादिर खां की सेना भी इसके साथ हो गई, इसकी पावर और बढ़ गई। और इसको फिर गजनी जीतने के बाद काबुल जीतना बड़ा आसान रहा। इसने 1738 में लगभग जून में काबुल को भी जीत लिया। काबुल वो जगह थी दोस्तों जहाँ पर बाबर ने कई साल राजा के तौर पर काम किया। और फिर काबुल से ही बाबर भी हिंदुस्तान आया था। नादिर शाह को लगा कि क्यों नहीं बाबर के जो इतिहास है उसको दोहराया जाए, क्योंकि बाबर के वंशज जो थे मुगल सल्तनत वो बहुत कमज़ोर थी। रंगीला उस समय शासक था जो कि अपने आप में एक अयोग्य और सबसे कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति था जो खासतौर पे भारत में एक हम समझे कि अनकैपेबल है ना। कुछ शब्दों का प्रयोग मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकता, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा चीज़ अलग होती है। मगर ये ऐसा शासक था जो कुल मिलाकर के महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता था। तो क्या हुआ कि इसने अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर एक किला है अटक का किला, अटक के किले से भारत में एंट्री मारी और सिंधु नदी को पार करके ये सबसे पहले पहुंचा भारत के अफगानिस्तान से नीचे आते हुए पंजाब वाले क्षेत्र में लाहौर पर इसने अधिकार किया। लाहौर बहुत प्रेस्टिजियस सिटी था, सिटी ऑफ गोल्ड था भारत का। उसने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो मुगल सेना भी तैयार होने लगी और मोहम्मद शाह रंगीला ने प्लान किया कि यार किसी तरीके से जो है हमें क्या करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए उसने अपनी सेना तैयार की और सेना ने नादिर शाह के खिलाफ, यानी नादिर शाह और मुगलों के बीच में एक युद्ध होता है हरियाणा के मैदान में। वो हरियाणा की जगह है करनाल। तो उसी हाथ में उसको बोलते हैं बच्चा करनाल का युद्ध। क्या बोलते हैं? करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध हुआ नादिर शाह अब्दाली और भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के सेना के बीच में। नादिर शाह को रोकने के लिए निज़ामुल मुल्क, जो कि दक्कन का सूबेदार था और हैदराबाद का शासक, निज़ामुल मुल्क, कमरुद्दीन खान और सादत खान, इन्होंने अपनी सेना तैयार की। पहली बात तो जो मुगल सेना थी ना वो कमज़ोर थी, क्योंकि शासक कमज़ोर था, युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। एक तरह से भाड़े के सैनिक कई सारे लेकर के चल रहे थे, ना कोई रणनीति थी, ना कोई लाव लश्कर था, कुछ नहीं था। नादिर शाह की सेना लगातार युद्ध करते हुए आई थी, बहुत लंबे चौड़े उसको युद्ध का अनुभव भी था। तो 3 घंटे मात्र युद्ध चला, 3-4 घंटे, और मुगल सेना जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। खान दौरान मारा गया, सादत खां को बंदी बना लिया गया और निज़ामुल मुल्क जो है वो धीरे से जब उसको लगा कि हम घिरने लगे तो उसने नादिर शाह अब्दाली को बोला कि सर हम लोग ना पीस ट्रीटी कर लेते हैं, शांति समझौता। तो निज़ामुल मुल्क जो था ना वो
शांति दूत बन गया और उसने नादिर शाह अब्दाली को इस बात के लिए मनाने में वो कामयाब रहा कि युद्ध में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जो कुछ पैसा लेना है आप पैसा ले लीजिए, क्योंकि उसको तो जाना ही था, वो तो ईरान का शासक था, यहाँ तो उसको कोई मतलब ही नहीं था। नादिर शाह को उसने कहा कि आपको हम 50 लाख रुपए दे देते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। निज़ामुल मुल्क ने कहा, किसके बिहाफ पर? मोहम्मद शाह रंगीला के बिहाफ पर। और नादिर शाह मान भी गया इस बात से कि नादिर शाह के आक्रमण को दिल्ली में होने से रोकने में निज़ामुल मुल्क कामयाब रहा। ये बात बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी का मतलब निज़ामुल मुल्क के लिए अच्छी थी। मोहम्मद शाह रंगीला खुश हुआ निज़ामुल मुल्क से। मीर बख्शी जो सादत खां था उसको हटाकर उसने निज़ामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया। यही बात निज़ामुल मुल्क को बड़ा नेता बनाने के लिए जायज़ थी। निज़ामुल मुल्क की तरक्की देखकर मीर बख्शी के पद पर जब वो बैठा तो सादत खां को बहुत बुरा लगा। सादत खां कहा, यार मीर बख्शी का पद इसको इसलिए मिला है ना कि इसने अब्दाली से समझौता कर लिया, मैं ये समझौता ही तोड़वा दूंगा। तो सादत खां नादिर शाह के पास गया। नादिर शाह को क्या बोला कि आप 50 लाख में मान गए, इतने से में मान गए? अरे भाई साहब दिल्ली जाइए, दिल्ली करोड़ों लेकर जाएंगे, करोड़ों। तो उसे दिल्ली की धन दौलत ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया। पंजाब हरियाणा से उतर के दिल्ली भी आ गया वो। और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह अब्दाली दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली पहुंचा तो मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया। उसने खुतबा पढ़वाया अपना। खुतबा पढ़ाने का मतलब होता है दरगाह से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मस्जिद से अपने नाम का ऐलान करवा देना। अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए और दिल्ली में अपना आधिपत्य जमा लिया। उसकी सेना ने दिल्ली के लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं किया था। हाँ, लूटपाट जरूर की थी पर ज़्यादा परेशान नहीं किया था। अब क्या हुआ कि पब्लिक में, दिल्ली की पब्लिक में ये अफवाह फैला दी गई कि नादिर शाह तो मर गया और उसकी मरने की बात को छुपा कर रखा गया। नादिर शाह को जब ये पब्लिक को लगा तो पब्लिक ने क्या किया, उनको लगा कि नादिर शाह तो मर गया। तो जो भीड़ थी ना वो उसने क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और 700 सैनिक मारे गए। नादिर शाह अब्दाली को बहुत गुस्सा आया और उसने कत्लेआम का हुक्म दे दिया। कत्लेआम। दिल्ली की गलियां लाल खून से रंग गई। लगभग 30,000 से 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। लूटपाट हुई। महिलाओं को बेआबरू किया गया। दिल्ली के हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर दिल्ली वासियों की लाशें थी। दुकानें लूटी गई, धन संपदा लूटी गई और दिल्ली शाहजहां के सपनों का शहर नादिर शाह के गुस्से का शिकार हो गया। रंगीला ने माफ़ीनामा भेजा नादिर शाह को, रिक्वेस्ट किया प्लीज़ कत्लेआम रुकवा दीजिए। नादिर शाह का थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ। उसने कहा ठीक है और अपनी कत्लेआम की आज्ञा को वापस ले लिया। मगर वो दिन दिल्ली के लोग कभी नहीं भूलते। दिल्ली से वापस जाते हुए नादिर शाह अपने साथ लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया, कहाँ 50 लाख में मान गया था। सादत खां जो दिल्ली वासियों का और हिंदुस्तान का दुश्मन निकला, लगभग 25-30 करोड़ रुपया अपने साथ लेकर के गया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, डायमंड, इसके अलावा 100 से ज़्यादा हाथी, घोड़े, हजारों घोड़े और ऊंट, लोहार, आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस सब अपने साथ ले गया। साथ ही साथ लेके गया तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन सिर्फ एक सजावट रहित, सजावट के साथ सोने चांदी की परत पर से बना हुआ एक सिंहासन नहीं था। ये मुगल सल्तनत के शौर्य का प्रतीक था। मुगल सल्तनत के
साम्राज्य के गौरवमयी गाथा का प्रतीक था, उसे वो अपने साथ लेकर के गया। और कोहिनूर हीरा जो कि उसके साथ में था वो भी यहाँ हिंदुस्तान से बाहर चला गया। मुगल सम्राट ने यह भी कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करता हूँ। तो रंगीला ने अपने बेटी का विवाह नादिर शाह के बेटे नसरुल्लाह मिर्ज़ा से कर दिया। नादिर शाह को कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिम का हिस्सा मिल गया और उसने ये भी कहा कि ठीक है मोहम्मद शाह रंगीला, हम आपको फिर से मुग़ल सम्राट की गद्दी पर बैठा देते हैं। उसके नाम का खुतबा फिर से पढ़वाया गया और सिक्के फिर से उसके नाम के चलने लगे। यानी अगर आप देखेंगे तो नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण हिंदुस्तान में पहला ऐसा आक्रमण था जिसने मुग़ल सल्तनत की कमज़ोर जड़ों की पोल खोल दी। मुग़ल सल्तनत ख़त्म, और यही बात अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को भी भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। यही बात नए नए जो गवर्नर थे उनको भी बढ़ावा देती है कि हम स्वतंत्र राज्य बनाएं। इसी की वजह से बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अवध, सिख पंजाब, ऐसे कई सारे नए नए राज्य उदित होते हैं। नादिर शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की प्रतिष्ठा, दिल्ली में उसका प्रभाव सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके बाद में अगले बादशाह आते हैं सम्राट अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में मुग़ल सल्तनत में एक नए शासक आए जिनका नाम था सम्राट अहमद शाह। क्या नाम है बच्चा? सम्राट अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक का समय मुग़ल सल्तनत के सम्राट बादशाह के तौर पर गुजारा। और इनके समय पर कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके समय की, नादिर शाह अब्दाली के सेनापति अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण वो इनके समय पर होता है और 5 दफ़ा उसने आक्रमण किया। अच्छा, इनके समय पर एक इनकी राजमाता जो थी उधम बाई, उनकी बड़ी भूमिका रही है। और मुग़ल साम्राज्य में महिलाओं का राजनीतिक दखल बहुत कम रहा है। नूरजहाँ का नाम आता है, थोड़ा बहुत मुमताज़ का नाम आता है, मगर इनके समय पर जो है लेटर मुगल्स में ये एकमात्र हैं उधम बाई जिनका जिक्र बार बार होता है। और अहमद शाह 1754 तक शासक जरूर रहे मगर नियंत्रण में रहे। और इन्होंने एक हम कहें तो इनके जो ख़ास तौर पे जो इनके वजीर थे इमादुल मुल्क, उनकी कठपुतलियों पर रहे। इसके अलावा एक चीज़ है कि एक व्यक्ति था जिनका नाम था जाबिद खां। जाबिद खां दरअसल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति था, तो उसको इन्होंने नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। इसके अलावा सम्राट अहमद शाह के बारे में और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हों। इसके अलावा अहमद शाह के समय पर एक चीज़ और होती है कि मुग़ल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, सैनिकों में असंतोष बढ़ता है, इसलिए सैनिकों के वेतन तक के लिए, क्योंकि उस समय पर पैसा नहीं बचा था, इसलिए कई जगह पर सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया। राजकीय कामकाज मैंने कहा उधम बाई देख रही थी, उससे सरदार सामंत असंतुष्ट होते हैं और 1747 में पहली दफ़ा अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। इनके वजीर थे इमादुल मुल्क, उन्होंने इनको पद से हटा दिया और इनकी जगह पर फिर जो है दूसरे शासक को जहांदार शाह के बेटे आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना दिया। तो कुल मिलाकर के अहमद शाह के समय पर ये 3-4 बातें हैं, बस आप इतना ही याद रखिएगा। पहला अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह का, उधम बाई का नेतृत्व, इमादुल मुल्क द्वारा हटाना,
आर्थिक स्थिति कमजोर होना और सेना के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। अब इसके बाद में जो शासक आते हैं वो है आलमगीर सेकंड। 1754 से 1759 तक 1759 तक रहे आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय के समय पर एक तो थोड़े से इनका जो ओरिजिनल नाम है वो अजीमुद्दीन था, ठीक है ना। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था अजीमुद्दीन था। और इनके शासनकाल के दौरान 1754 से 1759 के बीच में आपको याद होगा 1757 ये वो दौर था जब भारत में बंगाल को जीतने के लिए एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है। इनका वजीर इमादुल मुल्क जिसने इनको बनाया था उसने इनको भी शासन से हटाकर आलमगीर सेकंड को इसने इमादुल मुल्क जो था वो इनका वजीर भी रहा और इसीलिए उनका कठपुतली शासक था क्योंकि शासक सत्ता उन्होंने सौंपी थी इसको। और दिल्ली जब अहमद शाह अब्दाली जो था उसने जब आक्रमण किया तो उसने आलमगीर सेकंड को अपना शासक मान लिया, मतलब मुग़ल बादशाह इसको बनाया था। और ये कहीं ना कहीं मुग़ल अहमद शाह अब्दाली का समर्थन इसको मिला हुआ था, आलमगीर सेकंड को मिला हुआ था। और इसीलिए जब आलमगीर सेकंड को बाद में जो है निज़ाम जो हमारा इमादुल मुल्क था उसने इनको सत्ता से बेदखल भी कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो थे उसका भारत में कई दफ़ा आक्रमण हुआ और भारत पर आक्रमण और एक युद्ध इतिहास में जिसे हम बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दरअसल नादिर शाह की हत्या करने के बाद 1747 के आसपास जो है अहमद शाह अब्दाली ठीक है। दो तीन बातें हैं बस, ज़्यादा कुछ खास नहीं। एक तो 1747 में ये भाई साहब जो हैं शासक बने थे और इनके जो कमांड में था वो कंधार वाला बेल्ट था, यानी आज का हम कहें तो अफगानिस्तान, ठीक है। वहाँ के स्वतंत्र शासक बने थे और आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक भी इनको बोल देते हैं। इन्होंने काबुल जीता और गांधार को अपनी राजधानी बना लिया। भारत पर 7 बार इसने आक्रमण किया है अहमद शाह अब्दाली ने और 1748 में 47-48 में पहला आक्रमण पंजाब में किया था, फेल हुआ। 1749 में पंजाब का गवर्नर मोइनुल मुल्क मुग़ल गवर्नर था, उसको हरा दिया और 1752 में पंजाब को पर तीसरा आक्रमण किया। फिर पंजाब के नीचे सिंध आता है, सिंध को इन्होंने जीत लिया। जनवरी 1757 में ख़ास तौर पे ये व्यक्ति जो है दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद में इन्होंने मथुरा, आगरा और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लूटपाट करी और आलमगीर सेकंड जो कि भाग गए थे उनको दोबारा सत्ता सम्राट बना दिया। इमादुल मुल्क को उसने वजीर बना दिया। इमादुल मुल्क जिसने आलमगीर सेकंड को बनाया था, है ना, तो अब्दाली के आक्रमण से इमादुल मुल्क जो है अब्दाली के सरेंडर हो जाता है, उसके समर्थन में चला जाता है और वो अपने बादशाह को बादशाह बनाए रखने में कामयाब भी रहता है। इन्होंने नजीब-उद-दौला जो कि रोहिला सरदार था उसको मीर बख्शी बनवाया और मीर बख्शी के अलावा जो नजीब-उद-दौला था उसको उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम यहाँ हमारे प्रतिनिधि के तौर पर काम करोगे, यानी अब्दाली का प्रतिनिधि। फिर अब्दाली वापस चला गया। जब वापस गया तो मराठे जो नीचे दक्कन के प्रमुख थे उस समय पर, सबसे बड़ी सत्ता थे, मराठों ने जो है इसके पंजाब के गवर्नर को हटा दिया जो इसने बनाया था और नज़ीम का बड़ा रोल रहा। उसने इसको निमंत्रण भेजा और वो हिंदुस्तान में आया और ख़ास तौर पे मराठे और अब्दाली इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई, युद्ध हुआ इतिहास में, जिसको हम इतिहास का पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं, जो कि 1761 में हुआ था। और पानीपत के युद्ध में मराठे जो हैं बहुत बुरी तरह से हारते हैं। 14 जनवरी का वो दिन मराठे साम्राज्य के लिए एक बहुत दुखद युद्ध था। इतनी महान योद्धा उसमें मारे गए, सदाशिवराव भाऊ उसमें मारे गए, विश्वासराव मारे गए और कई सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, तमाम मराठा
सेनापतियों का जो है उस युद्ध में अंत हो गया, जिसके बाद में मराठा साम्राज्य कमज़ोर हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद में फिर अब्दाली दिल्ली छोड़ दिया, मगर उसने शाह आलम को सम्राट बना दिया, इमादुल मुल्क को फिर से वजीर बना दिया, नजीमुद्दौला को मीर बख्शी बनाया, और शाह आलम द्वितीय क्योंकि उस समय पर मुग़ल बादशाह थे, तो जो अहमद शाह अब्दाली है उसने पंजाब पर भी आक्रमण किया और गोल्डन टेम्पल जो आज बनाया है ना, जो पहले अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने डिस्ट्रॉय किया था, सिखों का कत्लेआम भी इसने किया था। तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण दरअसल भारत में कोई खास वजह से नहीं था, केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को फुलफिल करने के लिए, मगर मराठों के लिए बहुत दुखद युद्ध उसके साथ में हुआ। तो वापस लौटते हैं हम हमारे टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है अब मुग़ल बादशाह। तो आलमगीर सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे आलमगीर सेकेंड को। अहमद शाह के बाद में आलमगीर, आलमगीर के बाद में अब आओ, और अगला मुग़ल बादशाह था शाह आलम, जिसको शासक बनाया था अब्दाली ने ही, शाह आलम। इसका ओरिजिनल नाम अली गौहर, नाम याद रखिएगा, अली गौहर। और शाह आलम के बारे में एक चीज़ है कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध इसके समय पर हुआ। इसके अलावा बक्सर का युद्ध इसके समय पर हुआ 1764 में, और क्योंकि बक्सर के युद्ध में तो शाह आलम खुद युद्ध लड़ रहे थे, तो मीर कासिम और जो अवध के नवाब थे वो और शाह आलम, इन तीनों को पराजित किया था अंग्रेज़ों ने, और फिर इसने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि के बारे में जब हम अभी बंगाल का कैप्चर पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों ने कैसे बंगाल को जीता था, तो उस चैप्टर में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस करूँगा। 1765 से 1772 तक ये इलाहाबाद में रहा, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद में ये इलाहाबाद में ही रहे, अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहे, अंग्रेज़ों ने इनको अपने अधीन कर रखा था। और जब 1772 तक इलाहाबाद में रहा, 1772 में हुआ, मराठे सरदार थे हमारे महादजी सिंधिया, उनको इलाहाबाद से मुक्त कराया और फिर से दिल्ली पहुंचाया। यानी कि जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम, उसको किस मराठा सरदार ने मुक्त कराया था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधे जो कि बहुत महान सेनापति माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के, सिंधिया वंश के। जब उन्होंने वापस से दिल्ली पहुंचाया तो क्या हुआ कि 1788 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर ने विद्रोह कर दिया। 30 जुलाई 1788 की बात है, 30 जुलाई 1788 की। गुलाम कादिर ने विद्रोह किया और ये जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम, इनको सिंहासन से उतारा। 10 अगस्त 1788 को गुलाम कादिर ने इस बादशाह को अंधा करवा दिया। तो मुग़ल बादशाह जो अंधा था शाह आलम, पहला मुग़ल बादशाह जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा शाह आलम, उसको हराया, उसको रिलीज़ किया इलाहाबाद से। किसने? हमारे महादजी सिंधे ने। अंधा कराया गुलाम कादिर ने। और फिर जब ये खबर महादजी सिंधिया तक पहुंची तो फिर पहुंच गए दिल्ली और गुलाम कादिर की सेना को पराजित करके इसे फिर से सत्ता में बैठा दिया, सम्राट बना दिया। यानी कि अंधे शासक के तौर पर एक ही व्यक्ति है, शाह आलम द्वितीय। अच्छा, इसके समय पर ना 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1803 में मुग़ल सेना को पराजित करके अंग्रेज़ों ने खास तौर पे जो एक सेनापति था लैक, उसने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। दौलत राव सिंधिया को पराजित करके जब दिल्ली पहुंचा तो शाह आलम ने उनका संरक्षण स्वीकार कर लिया, यानी अंग्रेज़ों के संरक्षण में फिर से चला गया। और 1803 में ही 1803 में ही दिल्ली पर नियंत्रण हो गया किसका? अंग्रेज़ों का, जो रहा 1947 तक, 1947 तक। और वो पहला ऐसा मुग़ल बादशाह था शाह आलम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता था, यानी कि कंपनी से पेंशन लेता था। कंपनी, इसका पूरा जो आर्थिक जीवन था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर ही आधारित रह गया था, पेंशन पर निर्भर हो गया था। ठीक। अब शाह आलम के बाद में अगला इसका पुत्र आता है अकबर सेकेंड। कौन आता है बच्चा? अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है खास जो आप लोगों के एग्ज़ाम या हम कहें तो इतिहास में कोई महत्वपूर्ण हो। हाँ, सिर्फ 1806 से 1837 तक के नाम मात्र का शासक रहा। अंग्रेज़ों के अधीन बनने वाला पहला मुग़ल बादशाह था
अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था और पेंशन पाने वाला भी शासक था। इसने राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल, यानी राममोहन राय को इसने राजा का टाइटल दिया था। और इसके समय पर मुगल सत्ता सिर्फ लाल किले तक सिमट कर रह गई थी, शाहजहानाबाद जिसको हम कहते हैं, बस वहीं तक इनका साम्राज्य था। और 1835 में इसके समय पर ही मुगल सिक्के बंद कर दिए गए थे। मुगल सिक्के इसके समय पर बंद कर दिए गए थे। किसके समय पर? अकबर सेकंड के समय पर। और अकबर सेकंड के बाद में आते हैं अब अंतिम हमारे मुगल बादशाह, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय और उनकी राजपूत रानी सालबाई के बेटे थे ना। मुगल साम्राज्य के अंतिम हम कहें तो शासक हैं बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के बारे में मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक लाइन जरूर इनकी आपके सामने रखूंगा। दम में दम नहीं, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ए जफर। दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ए जफर। अब म्यान हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। दम में दम नहीं, खैर मांगो ए जफर। अब म्यान हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब होता है तलवार। ये बात एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी ने कही थी। रिप्लाई दिया बहादुर शाह जफर ने, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग मने तलवार। ये बात तब की है जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में ब्रिटिश अधिकारी पहुंचे थे और उसने कहा कि भाई साहब बहादुर शाह जफर अब सरेंडर कर दो। बहादुर शाह जफर नहीं माने और उन्होंने हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह के तौर पर जो वो जाने जाते हैं। तो ये व्यक्ति कौन था? 1737 में जब अकबर द्वितीय मरने वाले थे, उनके सामने चुनौती थी सक्सेसर बनाना। खैर यही ऑप्शन थे, मगर ये ना बहुत ही शायराना प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शायरियाँ करते थे। तो उन्हें लगा कि यार मुगल बादशाह बनने लायक है कि नहीं, पर क्योंकि मुगल सल्तनत उस समय सिर्फ और सिर्फ लाल किले के आसपास शाहजहानाबाद तक सीमित थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, इतनी सल्तनत तो ये संभाल ही लेंगे। 1737 में जफर शासक बने। 1737 जफर का नाम होता है विजय, ठीक है। खास तौर पे ये एक ऐसे व्यक्ति था जो सिंहासन पर बैठा, शांतिपूर्ण शासन किया 1737 से 1757 तक। इनके दरबार में, ये खुद तो कवि थे ही थे, मगर दरबार में कला का संरक्षण करते थे, भाषा के भी संरक्षक थे, कविता के संरक्षक थे। दो प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके दरबार में थे, एक का नाम था इब्राहिम जोक और एक का नाम था मिर्जा गालिब जो दिल्ली में रहते थे। 1857 की क्रांति उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो कहानी क्या है कि बहादुर शाह जफर जो थे, उनके बारे में कम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह जफर जब शासक बने तो उस समय पर उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि वो कभी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ेंगे। जब 1857 में चिंगारी भड़की तो विद्रोहियों ने उनको हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए वो भी में रजामंद हो गए। 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर की अगुवाई में 1857 की क्रांति हम लोगों ने लड़ी। अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करा, फिर उन पर मुकदमा भी चला। वो कहानी पूरी मैं अभी आपको बताता हूँ, मगर याद रखना लाल किले में स्थित हीरा महल वो इन्होंने बनवाया था। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में हार गए और जब हार गए तो इनको बंदी बना करके फिर इनको जो है रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर
के बारे में 2-3 बातें और हैं। जब इनको विद्रोही आए कि साहब आप हमारा स्वीकार कर लीजिए, शासक बनना, विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लीजिए, तो इन्होंने मना किया। मगर एक व्यक्ति था बख्त खां, जो कि इनका सेनापति था, उसने कहा ये अच्छा मौका है अपने सर से अंग्रेज़ों की जो है गुलामी को मिटाने का। उन्होंने इसको स्वीकार किया। उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में जब ये बात पता चली कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोगों में एक अच्छा संदेश गया और लोग इस विद्रोह में शामिल भी हुए। दिल्ली में उस समय पर सेना अध्यक्ष था निकलसन, और खास तौर पे निकलसन ने दिल्ली को जीतने के लिए अपना सबसे बड़ी सैन्य मार्च किया, और उसने सबसे पहले कश्मीरी गेट पर हमला किया। कई सैनिक घायल हुए, मारे गए। आज भी आप कश्मीरी गेट जाएंगे ना, तो उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त मिलेगा। निकलसन की हत्या, ये एक बड़ी जीत थी मुग़ल सेना का। निकलसन की हत्या हो गई। बाद में उसकी जगह जो है ख़ास तौर पे हडसन आए। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र उस समय पर अपने लाल किले में रहते थे। मई में जब दिल्ली में विद्रोह थोड़ा सा थमने लगा, तो अंग्रेज़ों द्वारा ख़ासतौर पे ये सितंबर के समय की बात है, जब लाल किले में सेना पहुंची, तो बहादुर शाह जफ़र अपने साथ में कुछ साजो सामान लेकर के लाल किले से निकल लिए। वो गए सबसे पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। वहाँ पर अपना कुछ कीमती सामान रखा। उसमें कहते हैं कि उनके वंशजों ने जो उनको दिया था, उनके पूर्वजों ने जो उनको दिया था, उस सामान में, उसमें ख़ास तौर पे एक बाल भी था, जो बाल मोहम्मद साहब का हुआ करता था। वहाँ उन्होंने रखा। फिर वो चले गए हुमायूं के मकबरे में, वहीं पर जाकर के छिप गए। और सेनापति जो विलियम हॉटसन था, उसने अपने गुप्तचर, उसका नाम था मौलवी रजब अली, उसकी सहायता से सितंबर में बहादुर शाह जफ़र को चारों तरफ से घेरा। बहादुर शाह जफ़र ने, मैंने जो अभी लाइनें सुनाई थी आपको, है ना, बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि मैं आपके सामने सरेंडर करूंगा, मगर मेरी पत्नी जीनत, जो उनकी वाइफ थी, उसको छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ में इनके सामने इनके दोनों बेटों को मार दिया गया। इन पर इनको गिरफ्तार किया गया। जीनत महल को घर में कैद कर दिया गया, जो लाल इनका घर था। ये भी कहा गया कि भाई बहादुर शाह जफ़र के बेटे या बहादुर शाह जफ़र के वंशज कोई भी अब मुग़ल शाही बर्ताव के अधिकारी नहीं रहेंगे। अगले दिन क्या हुआ, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान, ये दो बहादुर शाह जफ़र के बेटे, जिनको मार दिया गया, कैदी बनाया गया इनको। ख़ास तौर पे एक बात है, जब उनके आसपास उनके लोगों को मारा जा रहा था, दिल्ली में एक तरह से आगजनी लगी हुई थी। दिल्ली में अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ सैनिकों ने बहुत बुरा बर्ताव किया लोगों से, उनके बेटों से। तो बहादुर शाह जफ़र ने एक लाइन में अपना दुख जाया किया था कि ए वाय इंकलाब जमाने के जोर से दिल्ली जफ़र के हाथ से पल में निकल गई। इसका मतलब था कि जब इंकलाब आया तो मेरे हाथ से दिल्ली चली गई। और ख़ास तौर पे बहादुर शाह जफ़र को पर मुकदमा चलाया। मुग़ल, इसे हम कहते हैं बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा। और मुकदमा की क्या आरोप था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। सेना अध्यक्ष उस समय था विल्सन। उसने बोला कि राजा को, मुग़ल बादशाह को लाहौर में गोविंदगढ़, जो एक जगह आती गोविंदगढ़ में, वहाँ पर भेजा जाए। और इससे क्या होगा कि इससे मुग़ल बादशाह को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेंटिमेंटल सपोर्ट नहीं मिलेगा भारतीय लोगों का, और ना ही दिल्ली फिर से कभी विद्रोह का सेंटर बनेगी। मुकदमा चलाया, मगर हुआ ये कि बाद में ये तय हुआ कि उन्हें हिंदुस्तान से बेदखल किया जाए। उनको रंगून भेज दिया गया, और रंगून में फिर वो निर्वासन का जीवन जीते रहे। और बाद में फाइनली जो है
सन 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो रंगून पहुँचे तो भी बुरा वर्ता हुआ, उनको तंबू में ठहरना पड़ा। बाद में एक सागौन की इमारत की एक कोठरी बनवा दी गई जहाँ वो रहते थे। बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था बहादुर शाह जफर, कहते हैं गले में लकवा आ गया था, उस वजह से उनका देहांत हो गया। और बाद में फिर जो है बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। उनका कब्र वहीं पर है रंगून में। और अभी जब कुछ सालों के पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो उनकी मज़ार पर भी गए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बहादुर शाह जफर थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह, और उनकी एक लाइन बहुत ही पॉपुलर लाइन थी बहादुर शाह जफर की। अच्छा, मुग़ल बादशाह जो रहे बहादुर शाह जफर वो अंतिम थे, मगर उनको गिरफ्तार करने के जस्ट बाद ही मुग़ल सल्तनत ख़त्म नहीं हुई थी। 1 नवंबर 1858 ये वो तारीख थी जब विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। तो विक्टोरिया की घोषणा के बाद मुग़ल सल्तनत भारत से ख़त्म होती है। बहादुर शाह जफर की एक लाइन थी कि ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये लाइन मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह की थी। और मिर्ज़ा गालिब के साथ उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक शायरियाँ की लाल किले में। लाल किले के पत्थर, लाल किले की इमारत आज भी उन सब चीज़ों की गवाह है कि उसने मुग़ल सल्तनत का एक वैभव देखा, उसने शाहजहाँ का शाहजहानाबाद देखा, उसने तख्ते ताउस पर बैठे हुए औरंगजेब को देखा, और उसने मुग़ल बादशाह के स्वर्णिम काल को भी देखा, और फिर मुग़ल सल्तनत के पतन को भी देखा। तो लाल किला जीता जागता एक जिंदा इतिहास है, एक समय है। मुग़ल बादशाहों का ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना भी। तो मुग़ल बादशाह कौन कौन रहे? तो बहादुर शाह आपको याद रखना है, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड। यानी कि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद में 9 बादशाह बनते हैं जो अलग अलग समय काल में रहे, प्रमुख बादशाह। ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, और ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि कौन बादशाह किसके बाद आया। एग्ज़ाम में आपसे इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर के समापन के साथ ही ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है, लेटर मुगल्स। इसके बाद में अब अगले टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत की सीरीज आप लोगों के लिए चलती रहेगी, देखते रहिए। जिनका आधुनिक भारत कमज़ोर है जुड़े रहिए, अच्छा कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, और अपनी एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। कई लोगों को ये लगता है था, कई लोगों के पिछले समय से, काफ़ी समय से मैं ब्रेक पर था, तो कुछ लोगों ने ये भी सोच लिया कि संजय सर अब पढ़ाएंगे नहीं, संजय सर का इंस्टीट्यूट सर ने बंद कर दिया। भाई ये सब अफवाहें थी। मैं दोबारा ऑफलाइन क्लास में आ रहा हूँ, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए पहला बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर में, और ऑनलाइन तो आप लोगों के बीच में वापस आ ही चुका हूँ। तो भाई पढ़ाना पैशन है, और पैशन को छोड़ा नहीं जाता। ये चीज़ इनकरेज करती है, ये चीज़ मोटिवेशन देती है। पढ़ते रहिए मेरे साथ आधुनिक भारत। थैंक यू।